सो इस टॉपिक के बाद आता है गाइस प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है या क्यों हम इसको प्रिपेयर करते हैं? सो देखो गाइस, जैसे मेरी ये बैलेंस शीट है, ठीक है, अभी मैं इसमें एसेट्स लायबिलिटीज नहीं लिख रहा हूं, दिस इज माय सिंपल बैलेंस शीट। तो यहां पे सोचो हम बैलेंस शीट में क्या करते हैं, हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हम इसमें से माइनस करते थे ड्राइंग्स, माइनस करते थे ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कुछ हम 11th में करते थे, और माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये चीजें अभी तक हम करते आए हैं। बट 11th में एज लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, हम सिर्फ एक ओनर की बुक्स बनाते थे। तो सोचो अब हमारे अगर पार्टनरशिप फर्म में 4 ओनर्स हैं तो चारों की अलग कैपिटल होगी। चारों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमने निकाला था, वो चारों का यहाँ पे इंडिविजुअल में ऐड हो जाएगा। चारों की ड्राइंग्स होंगी, चारों का अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपिटल, चारों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, इनको सैलरी भी मिलती है, इनको कमीशन भी मिलता है। तो ऐसे अगर हम चारों का डिटेल्स बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो बैलेंस शीट तो फालतू में ही बहुत बड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी लायबिलिटी साइड हो जाएगी जिसके अंदर हर पार्टनर की पूरी प्रॉपर डिटेल्स आएंगी, बट उसका फायदा नहीं है ना। ये तो बैलेंस शीट खराब करने की बात है। छोटी सी अच्छी सी बैलेंस शीट हो ताकि यूजर फ्रेंडली हो, देखने वाले को भी अच्छा लगे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो हर पार्टनर नंबर 1 ये डिटेल, पार्ट नंबर 2, सो ये चीज इट्स नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन। सो इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट में ये कैपिटल बाइफिकेट करेंगे ही नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सीधा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां से कैपिटल निकाल के बैलेंस शीट में हम सीधा सीधा यहां पे दिखा देंगे कैपिटल। जैसे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ए की इतनी थी, बी की इतनी, सी की इतनी, और यहां पे टोटल। और इसकी बाइफिकेशन कहां से आएगी, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। सो दिस इज लाइक अ गुड प्रेजेंटेशन। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बना रहा हूं, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाऊंगा चीजें, बट थोड़ी सी लर्निंग भी करनी पड़ेगी एज आई टोल्ड यू। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो गाइस, एक कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता देता हूं सबको। लेजर का रूल होता है, ये आई डोंट नो कि 11th में तुम सबने किस तरीके से लेजर पढ़ा है, ठीक है। तो लेजर का रूल होता है, अगर किसी लेजर का या किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, जैसे फर्नीचर, जैसे मशीन, किसी एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट जिस चीज का बैलेंस होता है, अगर हम डेबिट साइड कुछ भी लिखेंगे, इट मींस उससे वो चीज इंक्रीज हो रही है। जैसे 11th में तुमने जब डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, हम फिक्स एसेट अकाउंट में, जब फर्नीचर फिक्स एसेट अकाउंट में जब भी फिक्स एसेट इंक्रीज होता था, हम परचेज करते थे, हम लेफ्ट में लिखते थे टू बैंक, दैट मीन्स एसेट इंक्रीज हुआ है, बिकॉज एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। सेम वे अगर हमारी कोई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर मैं क्रेडिट साइड कुछ भी लिख रहा हूं, इट मीन्स इन चीजों से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। दैट मीन्स अगर किसी अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है और क्रेडिट साइड पे मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूं, दैट मीन्स वो चीज से उसकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर किसी अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो जो भी मैं डेबिट से लिखूंगा उसमें जो भी चीज है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मैं उसको क्रेडिट साइड लिखूंगा तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी चीज राइट साइड में आती है, इस साइड में इट इंक्रीजेस द कैपिटल। लेफ्ट साइड में जो भी आती है, क्रेडिट साइड पे जो भी आता है उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। डेबिट साइड पे जो भी आता है इट
डिक्रीजेस कैपिटल। डेबिट साइड पे जो भी चीजें आती हैं उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है। तो क्या क्या चीजें आती हैं ध्यान से सुनना, इसमें डेट का कॉलम नहीं आता गाइस, ठीक है। पर्टिकुलर्स, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग देयर आर 2 पार्टनर्स, 3 होंगे, तो तुम 3 कॉलम बनाओगे ए बी सी। अभी 2 हैं तो मैं 2 कॉलम बना रहा हूं, ए एंड बी पार्टनर्स का नाम। तो सबसे पहले हमारा यहां पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग कैपिटल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग कैपिटल, जो भी हमें कैपिटल गिवन है। अब गाइस एक चीज हो सकता है कुछ बच्चों ने ये चैप्टर स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हो, तो वो बोलेंगे कि सर कैपिटल तो 2 टाइप की होती हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। आप सीधा सीधा बता रहे हो, आप बता ही नहीं रहे कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें जनरल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं पार्टनर्स कैपिटल का, देन बता दूंगा कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैंने इसलिए बोला, हो सकता है कुछ बच्चे ना सोच रहे हो, पर डेफिनेटली कुछ बच्चे ये चीज सोच रहे होंगे। तो अभी तुम्हें फोकस नहीं करना जो मैंने बोला है, सिंपल ध्यान दो। यहां पे आएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी हमें कैपिटल का क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। बेसिकली जो भी चीजें पार्टनर्स को मिली थी, कहां मिली थी, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, इसमें जो भी चीजें, ये चीजें होती हैं जो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, पार्टनर्स को मिलता है। फर्म के लिए दीज आर एक्सपेंसेस, बट पार्टनर्स के लिए इनकम। तो ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलती हैं, तो इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आई एम डूइंग इट ऑन दी राइट साइड। क्रक्स, शॉर्टकट, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेफ्ट में आती है वो पार्टनर्स कैपिटल में राइट में आती है, और जो चीज पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में राइट में आएगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो पार्टनर्स कैपिटल में लेफ्ट में आता है। ये क्रक्स है, कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। फर्म के लिए दीज आर एक्सपेंसेस, बट पार्टनर्स के लिए दीज आर इनकम्स, जिससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो ये सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व से पार्टनर्स की कैपिटल नहीं बढ़ रही, ये पैसा तो फर्म में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या मैंने बताया अभी तक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जिस जिस पार्टनर को जो भी मिली है वो यहां आ जाएगी। लेट से 3 पार्टनर्स हैं, वो 2 पार्टनर्स है सॉरी, ए को मिली है सैलरी 10,000, तो मैं लिख दूंगा टू सैलरी 10,000। बी को मिला है कमीशन, तो बाय कमीशन बी का लिख दूंगा 2,000, लाइक दैट। जैसे हम 11th में कैश बुक बनाते थे ना, कैश कॉलम बैंक कॉलम, सेम वही चीज, जो कैश का है वो कैश, जो बैंक का बैंक। सेम वे जिस पार्टनर को जितना जितना अमाउंट मिला है वो मैं पार्टनर्स कैपिटल के आगे लिख दूंगा। उसके बाद बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के जो भी हमारे प्रॉफिट्स आए थे, हमने प्रॉफिट्स भी तो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, है ना। तो वो जो प्रॉफिट्स थे, वो प्रॉफिट्स हमारे यहां पे आ जाएंगे बाय प्रॉफिट्स ऑन एप्रोप्रिएशन। तो क्या क्या मैंने लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितनी उनकी ओपनिंग कैपिटल थी, जितना फर्म ने उनको दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट भी फर्म देती है। उसके अलावा बाय बैंक एडिशनल कैपिटल। अब जैसे 11th में भी हमने पढ़ा था कि कभी भी कोई भी ओनर पैसे और इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ऐसे ही अगर पार्टनर्स ने और कैश बिजनेस में डाल दिया, सो दैट इज एडिशनल कैपिटल। सो बाय बैंक ए और बी के एडिशनल कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीजों से कैपिटल इंक्रीज होती है। मैं इसको एक बार ब्रैकेट में कर देता हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और बाय बैंक, जो भी उसने और पैसे इंट्रोड्यूस करें। अब कैपिटल रिड्यूस किन किन चीजों से हो सकती है, 2 ड्रॉइंग्स मतलब कितने पैसे विड्रॉ करें पार्टनर्स ने, एंड 2 इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा है तो उससे भी हमारी कैपिटल कम होती है, तो हम यहां पे लिख देंगे टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद हमारा आंसर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दोनों पार्टनर्स का मोस्टली यहां पे आता है। मैं ये नहीं कहूंगा एवरी टाइम, मोस्टली पार्टनर्स का जो बैलेंस अमाउंट है वो यहां पे आता है। अब अगर किसी पार्टनर ने पैसे बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लिए, कैपिटल थी कम, पैसे विड्रॉ कर लिए ज्यादा, तो इसका जो बैलेंस कैरी डाउन है वो इस साइड आ जाएगा। सबने 11th करी हुई है, सबको पता होगा कैश बुक में जैसे बैंक कॉलम होता था, तो बैंक कॉलम का यहां भी बैलेंस आ सकता था, यहां पे भी बैलेंस आ सकता था। सेम चीज है, सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालना है। ये तुम सबको पता होगा बिकॉज तुमने 11th करी हुई है, लेजर सबको बनाना आता है। तो बैलेंसिंग फिगर हमारी जो भी आएगी दैट इज बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज योर कैपिटल अकाउंट जनरल। ठीक है, दिस इज योर जनरल कैपिटल अकाउंट। इन चीजों से कैपिटल इंक्रीज होती है, इन चीजों से कैपिटल डिक्रीज होती है, बस। सो गाइज, आई होप तुम सबने एक बार ये पढ़ लिया होगा अच्छे से, और कैपिटल अकाउंट एक बार लर्न भी कर दिया होगा, प्लस समझ भी लिया होगा। ठीक है, अब तुम्हें मैं बताता हूं कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस। सो होता क्या है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था अभी, कैपिटल अकाउंट are of two types. One is fixed capital and other is fluctuating capital. So कैपिटल अकाउंट में एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। नाम फिक्स कैपिटल क्या बताता है कि ये कैपिटल फिक्स रहती है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या बोलते हैं, ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट द डिफरेंस। ये बहुत बच्चे सोचते हैं कि नाम फिक्स है तो ये फिक्स रहेगी, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, ये फ्लक्चुएटिंग है तो फ्लक्चुएटिंग चेंज होती रहेगी। देखो डिफरेंस क्या होता है, मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी एक चीज बताता हूं। चलो मैं यहां से बताता हूं। हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, हमने क्या किया था, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, फर्म ने पार्टनर्स को क्या क्या दिया, और पार्टनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स कितने पैसे कुछ विड्रॉ करके ले गया कि वो बाद में रिफंड कर देगा, रिटर्न कर देगा, वैसे करते नहीं है, सब कुछ एडजस्ट होता है कैपिटल से, बट इट्स कॉल्ड नॉर्मल ड्राइंग्स के जो भी प्रॉफिट हुए थे उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे इसने विड्रॉ कर लिए अपने घर चलाने के लिए, और उस पे ये इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, अब ये तो था हमारा नॉर्मल कैपिटल। अब सोचो अगर मैं तुमसे पूछूं एक सिंपल सी बात, जो ये बैलेंस कैरी डाउन है, अच्छा बैलेंस कैरी डाउन का मतलब क्या होता है कि आज की डेट में पार्टनर्स की इतनी कैपिटल है, इतने टोटल पैसे फर्म के पास पार्टनर्स के नाम के हैं, पार्टनर्स को इतने पैसे अगर फर्म बंद होती है तो मिलेंगे। अब एक सिंपल सी बात, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पार्टनर्स की ये जो कैपिटल है इसमें पार्टनर ने अपनी पॉकेट से कितना पैसा लगाया है और कितना पैसा फर्म ने उसको दिया है, क्या तुम बाइफर्केट करके बता सकते हो? फर्म ने कौन कौन सा पैसा दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ये सब कुछ फर्म देती है, पार्टनर्स ने अपनी पॉकेट से नहीं लगाया हुआ, इतना कैश इन्वेस्ट नहीं करा हुआ। तो क्या तुम ये मेरे को बाइफर्केट करके बता सकते हो? नहीं, क्योंकि 5-6 सालों से कैपिटल अकाउंट बन रहा है, 5-6 सालों से ये चीज चलती आ रही है, तो 5-6 साल बाद ये देखना कि किस पार्टनर ने कितना कैश फर्म में लगाया था वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट टू मेक द बुक्स मोर प्रैक्टिकल, मोर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मोर डिटेल्ड, उन्होंने बनाया फिक्स कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल को उन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक करा फिक्स्ड अकाउंट और एक करा करंट अकाउंट। तो फिक्स्ड अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो उन्होंने अपनी पॉकेट से फर्म में लगाई हैं, जो भी चीजें उन्होंने अपनी पॉकेट से फर्म में लगाई हैं वो आएंगी फिक्स कैपिटल में, और जो भी चीजें उनको फर्म ने दी है वो सारी आएगी करंट अकाउंट में।
जो भी चीजें उन्होंने अपनी पॉकेट से लगाई हैं वो आएंगी फिक्स अकाउंट में, जो भी चीजें फर्म ने उनको दी है वो आएंगी करंट अकाउंट में। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल को हम दो में बाइफर्केट करते हैं, फिक्स्ड अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब इसका फॉर्मेट क्या है वो मैं बताऊंगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये जनरल भी बोल सकते हैं और मैं इसको बोल सकता हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब नॉर्मल कैपिटल, कितना उनका अमाउंट था, कितना फर्म ने उनको दिया है, कितना उन्होंने अपनी पॉकेट से लगाया, सब कुछ एक ही चीज में आएगा। सो दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल के देयर आर टू पार्ट्स, फिक्स्ड अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब इन दोनों का फॉर्मेट मैं तुम्हें बताता हूं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फिक्स्ड अकाउंट। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि फिक्स्ड अकाउंट में वो ही चीजें आती हैं जो पार्टनर्स अपनी पॉकेट से लगाते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग देयर आर टू पार्टनर्स। इसमें डेट नहीं आती गाइस, याद रखना, क्योंकि ये सारी चीजें ईयर एंड पे होती हैं। जैसे हमने 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर्स पढ़ा था, वो बिल्कुल लास्ट में ही बनता है, तो इसीलिए उसमें डेट नहीं आती। तो यहां पे हम डेट का कॉलम नहीं बनाते। Particulars, I am assuming there are two partners. जैसा कि मैंने बताया था, फिक्स्ड अकाउंट में वही चीजें आती हैं जो पार्टनर अपनी पॉकेट से लगाते हैं। तो अपनी पॉकेट से क्या क्या चीजें लगाते हैं? एक तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। अगर किसी भी पार्टनर का कोई भी ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, फिक्स कैपिटल का, तो वो यहां आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में गिवन होगी ये चीज कि ओपनिंग बैलेंस कितना है। दूसरा, यहां पे सिर्फ आएगा बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, जो उसने एडिशनल कैपिटल फर्म में इंट्रोड्यूस करी है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उसकी ओपनिंग कैपिटल, और बाय बैंक एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस की है। उसके बाद यहां पे आएगा टू बैंक, दिस इज परमानेंट विड्रॉल। जो भी पैसे उसने फर्म से परमानेंटली विड्रॉ करे हैं वो आ जाएंगे यहां पे टू बैंक। अब परमानेंट विड्रॉल का मतलब क्या होता है, ये तो तुमने इस अकाउंट में कहीं देखा ही नहीं था परमानेंट विड्रॉल। तो गाइस, परमानेंट विड्रॉल इज सेम एज ड्रॉइंग्स, बट द ओनली डिफरेंस इज, देखो तुमने फर्म में 10 लाख रुपए लगाए थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, तुमने फर्म में 10 लाख रुपए लगाए थे। अब तुम्हें 1-2 साल बाद लगा कि यार इस फर्म में पैसे लगा के कोई फायदा तो है नहीं, पैसे आ नहीं रहे, प्रॉफिट आ नहीं रहे, तो बेटर है अपनी कैपिटल कम कर लो। तो यहां से तुमने 3 लाख विड्रॉ कर लिए कि ये मैं पैसे फर्म से कम कर रहा हूं, मुझे फर्म में ये पैसे नहीं रखने, मैं अपनी कैपिटल कम करना चाहता हूं। सो दिस विड्रॉवल इज कॉल्ड परमानेंट विड्रॉल, जो तुमने परमानेंटली पैसे बैंक से विड्रॉ कर लिए, फर्म से विड्रॉ कर लिए। और ड्रॉइंग्स क्या होता है, ये 10 लाख रुपए तुमने फर्म में लगाए थे, तो अब तुम्हारे को फर्म से प्रॉफिट आना शुरू हुआ, तुम्हें फर्म से प्रॉफिट आना शुरू हुआ। उस प्रॉफिट में से अपना घर चलाने के लिए तुमने कुछ पैसे विड्रॉ करे। दैट विड्रॉल इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, कि तुम अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो फर्म का पैसा निकाल के, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अगर तुम अपनी कैपिटल कम कर रहे हो, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज ड्रॉइंग, बट दिस विल बी कॉल्ड एज परमानेंट विड्रॉल। ठीक है, अभी इसका डिफरेंस भी मैं बताऊंगा परमानेंट विड्रॉल और उसका, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना तुम्हें। परमानेंट विड्रॉल मींस जब पार्टनर अपनी कैपिटल परमानेंटली कम करता है, और उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये तुम्हारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, दैट इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। अब देखो ये जो बैलेंस गाइस आया है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द टोटल अमाउंट, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो पार्टनर्स की है आज की डेट में, और जितना उन्होंने कैश
लगाया था, जितना उन्होंने फर्म में कैश लगाया था या फर्म से कैश विड्रॉ कर लिया, तो आज की डेट में ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो पार्टनर ने अपनी पॉकेट से लगाया हुआ है। इसमें हमने जो भी फर्म ने दिया हुआ है कुछ भी ऐड नहीं करा, वो अलग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो जो भी पार्टनर ने अपनी पॉकेट से लगाया हुआ है इतना बैलेंस वो वाला है। और साथ ही हम बनाएंगे अपना करंट अकाउंट, जैसे फिक्स अकाउंट बनाया है वैसे ही बनाएंगे करंट अकाउंट। इसमें भी आई एम अज्यूमिंग देयर आर 2 पार्टनर्स। गाइस तुम सोच रहे होगे कि सर फॉर्मेट्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं, तुम्हें भी गाइस इतना ही ध्यान देना है फॉर्मेट्स में। यू ऑल नो यू हैव डन 11th एंड दैट टू इन अकाउंट्स, तो यू शुड नो कि अकाउंट्स इतना आसान नहीं होता, फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी होती है बनानी, फॉर्मेटिंग ही बेस होता है अकाउंट्स का। तो देखो फिक्स अकाउंट में मैंने वो चीज़ लिखी थी जो पार्टनर ने अपनी पॉकेट से लगाई थी। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? करंट अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो, अच्छा तुमने किसी ने कुछ बोला ही नहीं, या हो सकता है कुछ बच्चों ने बोल लिया हो। करंट अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं जो फर्म ने पार्टनर को दी होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ये भी हमें गिवन होगा। तो फिक्स, अगर हमें क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल बोली गई है तो हमें फिक्स्ड अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों का अलग अलग बैलेंस दिया होगा। और अगर कुछ नहीं बोला होगा तो हमें सिंपल एक ही बैलेंस दिया होगा एंड दैट विल बी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं उसे समझ आएगा। ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन ओपनिंग कैपिटल। अब फर्म पार्टनर्स को क्या क्या देती है? सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय सैलरी, बाय कमीशन, मतलब जिस पार्टनर का है, मैं तो दोनों के कॉलम में लिख रहा हूं। सोचो सैलरी सिर्फ ए की थी, कमीशन सिर्फ बी का था, जिसको जितना कमीशन या सैलरी मिली, और बाय नेट प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये तो ओपनिंग बैलेंस और ये सारी चीजें होती हैं जो फर्म ने पार्टनर को दी हैं। और माइनस क्या होगा यहां से? टू बैंक ड्रॉइंग्स, जो भी पार्टनर ने पैसे विड्रॉ करे, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब एक चीज गाइस, तुम चाहो तो यहां पे टू ड्रॉइंग्स भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो गुड, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। तुम टू बैंक भी लिखोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे। दीज बोथ थिंग्स आर राइट। ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दीज ड्रॉइंग्स और बैंक दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि ड्रॉइंग्स मोस्टली कैश में ही होती है, तो टू बैंक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स योर कॉल, यू कैन ऑल्सो राइट ड्रॉइंग्स, नहीं मार्क्स कटेंगे। और उसके बाद इसका हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन यहां पे। और हो सकता है किसी पार्टनर का बैलेंस कैरिड डाउन यहां पे भी आए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैन बी। हो सकता है कि किसी पार्टनर का बैलेंस कैरिड डाउन राइट साइड में भी आए। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने, एक सेकंड गाइस मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूं। हो सकता है पार्टनर को फर्म से पैसे मिले हो कम और उस साल उसको पैसों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा थी तो उसने ज़्यादा विड्रॉ कर लिए, तो करंट अकाउंट का बैलेंस उसका नेगेटिव हो जाएगा। रेड मतलब नेगेटिव बैलेंस, दिस मतलब पॉजिटिव, दिस मतलब नेगेटिव। ठीक है गाइस, तो ये होते हैं हमारे फिक्स्ड अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो देखो था क्या, फ्लक्चुएटिंग में मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया था, एक में सब कुछ डाल दिया और एक ही ओपनिंग बैलेंस था। फिक्स और करंट अकाउंट में इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया। ये बैलेंस है जो पार्टनर ने अपनी पॉकेट से लगाया हुआ है और ये वो बैलेंस है जो फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है।
अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 2-3 पॉइंट्स हैं जो थ्योरी में आ सकते हैं, वो क्या है? पहले यहां पे पॉज कर लो, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये लो, इसको पॉज कर लो और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? आगे अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं इनको फटाफट से लिख देता हूं फिर तुम्हें समझाऊंगा। तो ये है गाइस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब ये ध्यान से पढ़ना। ये जितने भी चीजें मैं लिख रहा हूं गाइस, मैं देखो वैसे भी थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा, जो बिल्कुल टॉप नॉच इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए प्लस समझने के लिए, मैं वो ही लिख रहा हूं। छोटी छोटी चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। तो पहला है, फिक्स्ड अकाउंट कैन नेवर हैव अ नेगेटिव और डेबिट बैलेंस। जो हम ये फिक्स्ड अकाउंट बनाते हैं, इसका ये बैलेंस कभी भी डेबिट साइड नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिक क्या था, पार्टनर ने अपनी पॉकेट से कितने पैसे लगाए हैं। अगर पार्टनर की कैपिटल ही 10 लाख थी, तो वो 10 लाख से ज्यादा पैसे फिक्स्ड वाले विड्रॉ कर ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल 10 लाख ही लगाए थे, तो वो 10 लाख से ज्यादा पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है? करंट अकाउंट कैन हैव बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी क्रेडिट, और नेगेटिव यानी डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट का दिस इज पॉजिटिव बैलेंस ग्रीन वाला, दिस इज नेगेटिव। करंट अकाउंट का दोनों बैलेंसेस हो सकते हैं। थर्ड, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, जब ये दोनों कंबाइंड बनाते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन ओपनिंग बैलेंस। मतलब जब हम ये कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग वाला बनाते हैं, क्वेश्चन में अगर हमें सिर्फ कैपिटल लिखा हुआ है, जैसा मैंने तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाया था, उसमें सिर्फ कैपिटल लिखा था, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अज्यूम करते हैं, क्योंकि फिक्स और करंट बाइफर्केटेड नहीं है। और जो हमें कैपिटल दी हुई थी इन ओपनिंग कैपिटल, उस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? अब सॉरी, in case of fixed capital, interest on capital is charged on opening balance of fixed account only and not current account. जब हम फिक्स्ड और करंट अकाउंट बनाते हैं, जब कैपिटल दो में बाइफर्केट होती है, तो इंटरेस्ट सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स कैपिटल पे ही मिलता है, करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं लगता। क्यों? उसके पीछे हो सकता है लॉजिक पार्टनर्स ने ये लगाया हो कि भाई हम इंटरेस्ट उतने ही पैसे पे देंगे जितना तुमने अपनी पॉकेट से लगाया है। अगर तुमने पैसे पॉकेट से लगाए ही नहीं है, फर्म ने ही तुमको पैसे दिए, अब फर्म तुमको पैसे भी दे और उन्हीं पैसों पे फर्म तुमको इंटरेस्ट भी दे, तो इसीलिए अगर हम फिक्स्ड और करंट अकाउंट हमें बाइफर्केटेड हैं, तो इंटरेस्ट सिर्फ फिक्स पे कैलकुलेट होता है, करंट पे नहीं होता। और अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो यहां पे इंटरेस्ट एक ही कैपिटल बैलेंस होता है, उस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है गाइस? सो ये है हमारा फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आता है गाइस इसका क्वेश्चन। अब देखो, मैं इसका अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, याद है ये क्वेश्चन? ये देखो, है ना, हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास कह रहा हूँ, सॉरी, एक्चुअली मैंने वीडियो बीच में कट की थी, बिकॉज ऑब्वियसली 3-4 घंटे कॉन्टिन्यूस में नहीं बोल सकता। तो मैंने इस वीडियो में तुम्हारे को ये क्वेश्चन कराया था। इस क्वेश्चन में मैंने पहले तुम्हें गिवन बताया था, एंड देन वी मेड अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके साथ ही मैं बनाता हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट देखो ध्यान से, मैं इस वीडियो में, सॉरी इस नोट्स में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं बनवा रहा, वो तुम कर लेना, मैं सिर्फ तुम्हें अलग से दिखा रहा हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना के। देखो गाइस, हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और यू कैन डायरेक्टली राइट कैपिटल अकाउंट। अब देयर आर टू पार्टनर्स, कौन कौन थे पार्टनर्स? पार्टनर्स वर ए एंड बी, तो ए एंड बी पार्टनर्स थे।
पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। अब सबसे पहले यहां पे मैंने बताया था क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ब्रॉट डाउन बैलेंस क्या होगा, ध्यान से देखना गाइस। अब ब्रॉट डाउन बैलेंस ये हमने लिखा था कि कैपिटल, मैंने बताया था, क्रॉस लगाया था कि ये चीज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, बट दिस इज कैपिटल, तो ये हम मानेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की है 2 लाख और बी की है 1 लाख। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट, और सॉरी कैपिटल हो गया। और हमारे यहां पे दिया हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी हमारा मैंने बताया था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, तो ड्राइंग्स को मैं यहां पे लिख दूंगा 2 बैंक ड्राइंग्स 30,000 एंड 20,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भी आ गया, क्लोजिंग बैलेंस भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो चीज कैपिटल में आती है इस फॉर्मेट में से वो लिखने के बाद आई विल सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब जो भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आती है कैपिटल अकाउंट में, वो मैं ट्रांसफर करूंगा। मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेफ्ट में जो भी लिखा होता है वो सब कुछ पार्टनर्स को मिलता है। सो दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिला होगा। सो आई विल राइट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिला है 20,000 और बी को मिला है 10,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। सैलरी मिली है ए को, सैलरी मिली है ए को, सो बाय सैलरी सिर्फ ए को मिली है 48,000, तो बाय सैलरी ए को 48,000। कमीशन मिला है सिर्फ बी को 80,000, तो बाय कमीशन सिर्फ बी को मिला 80,000, तो 80,000। उसके बाद ये जो प्रॉफिट्स ट्रांसफर करे थे, ए का था 97250, बी का भी 97250, सो बाय नेट प्रॉफिट्स ए के थे 97250 और बी के भी थे 97250। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये किया कि जो भी चीजें मैंने गिवन में लिखी थी और जो मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, जैसे कैपिटल और ड्राइंग्स, वो मैंने लिख दी यहां पे। उसके बाद एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें पार्टनर्स को मिली थी वो मैंने यहां ट्रांसफर कर दी। अब जो पार्टनर लाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स नीचे आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500 एंड 1000। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो यहां पे मैंने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चीजें थी वो सारी मैंने कैपिटल में यहां पे लिख दी इस साइड पे, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में राइट साइड में था उसको यहां लिख दिया, प्लस ओपनिंग कैपिटल एंड ड्राइंग्स, दैट्स इट। अब मैं कर दूंगा इसको क्लोज। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को मैं क्लोज कर दूंगा, तो कैसे क्लोज करेंगे, पहले इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी कर लूं, छोटी हो गई। सो पहले इन दोनों साइड का टोटल, तो ये मेरा आ गया दोनों साइड, इस साइड का टोटल। तो जैसे लेजर का रूल होता है टोटल दोनों साइड का सेम होता है, तो 365,250 एंड 287,250। अब इसमें से मैं माइनस कर देता हूं, तो 365,250 माइनस 315,000, ये मेरा आता है 333,750। सो 2 बैलेंस कैरिड डाउन 333,750, ये आ गया मेरा ए का बैलेंस, और 2 का आ जाएगा 287,250 माइनस 21,000, सो ये आ जाएगा 266,250, 266,250। So this is how I will make a capital account or fluctuating capital account. You can simply write capital account as well. क्योंकि जब कुछ नहीं मेंशन होता
तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी मेक अ कैपिटल अकाउंट. वेरी सिंपल, बिल्कुल मुश्किल नहीं था. अभी तक जो भी करे इतना ईजी है. बस सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है हमें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. तो अपनी बुक में से तुम क्वेश्चंस निकाल के, जो भी तुम्हारे पास बुक है, टीएस करेवाल, टीके गोयल, एनसीईआरटी और एनी अदर ऑथर, उसकी बुक्स निकाल के यू कैन डू दी क्वेश्चंस. बट अभी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स और हैं जो हमें करने हैं, जो करने के बाद तुम फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर पाओगे. अभी तुम फुल फ्लेज क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जो हमने अभी आगे करने हैं. ठीक है. आई होप गाइस सबको ये समझ आ गया हो. तो लेट्स कंटिन्यू आगे. इसको करो क्लोज. आगे सो ये हमारा फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट हो गया. फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैंने तुम्हें बता दिया. अब इसके बाद हमारी आती हैं कैलकुलेशंस. अब हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कर लिया. हमने इसके साथ कैपिटल कर लिया. मैंने तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम कुछ बातें कही थी कि इसमें अभी मैं तुम्हें सिर्फ बहुत ही सिंपल जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूं. बट नाउ वी विल डू थोड़ी सी स्पेसिफिक कैलकुलेशंस हर टॉपिक की. अब हमें यही करना है क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन, रेंट, वो अच्छा रेंट का तो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं. ठीक है. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कमीशन की कैलकुलेशन. ठीक है. उसके बाद आगे हमारा एक पॉइंट और आएगा, पास एडजस्टमेंट. तो धीरे धीरे चलेंगे, ज़्यादा तेज नहीं चलना. एक चीज़ गाइज मैं तुम सबको बोलूँगा जो तुम्हें अच्छे से याद रखनी है, अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को तुम 100 बार भी पढ़ लोगे तब भी नहीं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते टिल द टाइम यू डोंट डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाय योर हैंड. जब तक हाथ से हर चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तुम एग्जाम में अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी पढ़ लो. ये मेरे नोट्स तब काम बिल्कुल नहीं आएंगे अगर तुम सिर्फ पढ़ के जाओगे. दिस इज नॉट थ्योरी. तुम्हें ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी हो पाएगा. ठीक है गाइस. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमेशा करना खूब सारे. सो हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन. तो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, दिस इज काइंड ऑफ सेम जैसा तुमने 11th में पढ़ा था मैनेजर्स कमीशन. सभी को याद होगा मैनेजर्स कमीशन. ये बिल्कुल उसकी तरह सेम है. बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं तो ऑब्वियसली तुम्हें बताऊंगा ही. बट ये याद रखना कि इसका कॉन्सेप्ट जो है दैट इज सेम एज मैनेजर्स कमीशन. जिनको आता है ठीक है, नहीं आता तो मैंने कराना ही है. ठीक है. तो इसका तरीका क्या होता था कैलकुलेशन का, अगर हमें लिखा हो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इफ इट इज रिटन इन क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसका जो फॉर्मूला होता था दैट इज जो भी हमें वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, जो भी वैल्यू, अभी वैल्यू क्या होती है ये मैं बताऊंगा, वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100. जो भी हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100. और अगर हमारे को लिखा हुआ है क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है तो जो भी हमारी वैल्यू है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट. अगर हमें कमीशन परसेंटेज में, नॉर्मली कमीशन परसेंटेज में दिया होगा, तो जो भी परसेंटेज होगा, लेट्स से अगर मुझे दिया हुआ है 5%, तो अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5 अपॉन 100, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5 अपॉन 100 प्लस 5 यानी 5 अपॉन 105. ठीक है. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन 5 अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5 अपॉन 105. अब एक चीज गाइज, ये तो हम सब ने 11th में मारा था रट्टा, नहीं मारा था तो अब तुमने ये फॉर्मूले का रट्टा मार दिया. सभी को कॉन्सेप्ट सी बात है. अब अगर कोई मुझसे ये पूछना चाहता है कि सर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम ऐसा क्यों करते हैं,
आई एम श्योर 50, 60, 70% बच्चे ये जानना नहीं चाहेंगे। वो कहेंगे क्यों इस चीज़ में दिमाग खराब करना, फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली फाइन गाइस, दैट इज ओके। एक्चुअली तुम्हें इसको जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर कुछ बच्चे इसको जानना चाहते हैं कि सर ऐसा क्यों है, ये रेट ऐसा कैसे दिया हुआ है, ये क्यों हमने डिवाइड बाय 1 प्लस रेट करा, तो गाइस मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। आफ्टर दिस वीडियो मैं एक बनाऊंगा, मैं शेयर करूंगा तुम्हारे से टेलीग्राम ग्रुप। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाना है फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, जिसमें सारे क्लास के 12th के स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं दे कैन ज्वाइन, और ज्वाइन करके यू कैन आस्क देयर कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। एग्जाम के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स मच बेटर, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप गाइस सब ज्वाइन कर लेना, अभी भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल ही जाएगा। वो क्या है कि जब तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, जो भी क्वेरीज है यू कैन आस्क देयर, मैं भी वहाँ पे आई पुट माई एफर्ट टू हेल्प सॉल्व योर क्वेरीज। एग्जाम टाइम में भी वो ग्रुप का काम करेगा, तो इट विल वर्क लाइक दैट। चलो गाइस, सो ये होती है हमारी कैलकुलेशन, सिंपल है। अब मैंने तुम्हें बताया था वैल्यू, अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है कि कहां से आई ये चीज। सो वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू? सो वैल्यू सिंपली इज, लेट मी राइट इट इन ब्लू, वैल्यू इज जो भी हमारे नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम जो लिखते थे ना बाय नेट प्रॉफिट, जो भी हमारे ये नेट प्रॉफिट थे वो वाले नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस टोल्ड टू बी डिडक्टेड। जो भी एक्सपेंसेस हमें माइनस करने को बोले जाएं, ऑल एक्सपेंसेस टोल्ड टू बी डिडक्टेड, जो भी एक्सपेंसेस हमें माइनस करने को बोले जाएं वो वाले एक्सपेंसेस हम यहां से माइनस करते हैं। सो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ऑल एक्सपेंसेस टोल्ड टू बी डिडक्टेड। अगर लिखा हो मींस इफ रिटन, means if written after charging और डिडक्टिंग। अभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना गाइस कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, अभी सिर्फ सुन लो, एग्जाम्पल से ही चीजें समझ आएंगी। अगर तुम्हें लिखा हो किसी भी पॉइंट में कि आफ्टर चार्जिंग दिस एक्सपेंस, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, आफ्टर डिडक्टिंग आईओसी, तब हम उसको माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट में से। अगर लिखा हो इफ रिटन बिफोर चार्जिंग या डिडक्टिंग देन डू नॉट सब्ट्रैक्ट, देन डू नॉट सब्ट्रैक्ट। अगर उसके बारे में लिखा हुआ हो कि हमें उसको माइनस नहीं करना या बिफोर चार्जिंग समथिंग, तो हम उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। सिंपल तुम्हें क्या समझना है, नेट प्रॉफिट में से हम वही खर्चे माइनस करेंगे जो हमें माइनस करने को बोले गए हैं। और माइनस करने को कैसे बोले जाते हैं? आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग आईओसी, तभी हम वो चीजें माइनस करेंगे। अगर किसी चीज के बारे में लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग समथिंग, तब हम उसको माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये चीज शायद तुम्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आए, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं इसके लिए। अब इसका मैं नीचे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। तो गाइज ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? ए इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस कमीशन इज चार्ज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब हमें एक चीज जो फोकस में रखनी है वो ये है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वाला पार्ट हमारा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन काम आती है इस चीज के लिए। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन 100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट।
इसके अलावा जो कमीशन के बारे में लिखा हुआ है वो हमारे यूज होगा नेट प्रॉफिट के लिए। तो नेट प्रॉफिट का यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉरी कमीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइस, यहां पे ध्यान से देखना। सो कमीशन विल बी, मैंने बताया था वैल्यू मतलब नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस टोल्ड टू बी डिडक्टेड। हमें कौन से बोले गए हैं, 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी चार्ज करने के बाद। तो नेट प्रॉफिट में से हम सैलरी माइनस करेंगे ऑल पार्टनर्स की, मतलब ऐसा नहीं है जिसको कमीशन मिल रहा है उसकी, सबकी। नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी, बट बिफोर डिडक्टिंग आईओसी, मतलब आईओसी को हमने यहां से डिडक्ट नहीं करना। इट डज नॉट मीन कि आईओसी को ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट में से सिर्फ सैलरी माइनस करेंगे, क्योंकि सैलरी के लिए लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सैलरी और इंटरेस्ट के लिए लिखा हुआ है बिफोर डिडक्टिंग या बिफोर चार्जिंग, तो इंटरेस्ट को माइनस नहीं करेंगे। सो नेट प्रॉफिट माइनस सैलरी। एंड कमीशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इनटू रेट हमें दिया हुआ है 10, सो 10 अपॉन 100 प्लस 10 मतलब 110। दिस विल बी योर कैलकुलेशन फॉर कमीशन। और ये चीज हम क्वेश्चन के एंड में अलग से वर्किंग नोट एक हमारा बनता है उसमें बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन के लास्ट में हम करेंगे कमीशन कैसे निकाला, जो भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन था माइनस सैलरी इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है गाइस, दिस इज हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ठीक है गाइस। अच्छा, अब एक चीज मैं तुम सबको बोलना चाहता हूं, जैसे ही मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ऑफ कोर्स मैं इसकी सारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं करा सकता। सो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं इस चैप्टर के बाद और मे बी आफ्टर 3-4 चैप्टर जब मैं करवा दूंगा, इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं एक ही वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ज़्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चंस होंगे, बट वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो तुम सबको वो क्वेश्चंस एक बार बहुत, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दैट वीडियो, क्योंकि तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। ठीक है, याद रखना, तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस में हमें नहीं मिलती, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हमें उन क्वेश्चंस में मिलती है, तो वो तुम्हें वहां से समझ आ जाएंगे, बट यू हैव टू वॉच दैट। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है गाइस, मैं टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आई एम गिविंग दीज क्लासेस फॉर फ्री टू एवरी स्टूडेंट, बेसिकली यूट्यूब पे है। एंड आई डोंट वांट कि 12th का या 11th का कोई भी स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में जाके पढ़े। तो मेरी वीडियोस देखो, मैं मोस्टली जितना डिटेल्ड हो सकता है वो मैं कवर कर रहा हूँ, प्लस आई विल टेल यू हाउ टू डू दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी कोचिंग सेंटर। एजुकेशन इज समथिंग विच शुड बी फ्री। एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो आई डोंट वांट कि वो चीज़ मैं पैसे लेके करूँ, मुझे नहीं पसंद। मैं ACC की भी क्लासेस करा रहा हूँ मेरे चैनल पे, यू कैन सी ACC इज़ अ कोर्स जो 12th के बाद बच्चे करते हैं, मैं वो भी फ्री में दे रहा हूँ। बट अभी थोड़ा सा मैंने वो पॉज कर दिया क्योंकि 12th का सेशन स्टार्ट हो रहा है और बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप प्लीज़ 12th का सिलेबस कंप्लीट कर दो, हमें 12th करनी है। तो इसीलिए मैं मार्च पूरा अपना मंथ जो है वो 12th पे लगाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज दी वर्क। सो ये था हमारा कमीशन का पार्ट। अब कमीशन में एक टर्म आती है छोटी सी, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होती है कि नेट कमीशन इज चार्ज्ड at 10% per annum on divisible profit। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होते हैं? अब डिविजिबल प्रॉफिट इज समथिंग, हमने अब तक इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो डिविजिबल प्रॉफिट सिंपली मीन्स नेट प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस कौन से? अगर IOC है, सैलरी है और कोई एक्सपेंस, जनरल रिजर्व है, कुछ भी है, वो सब कुछ माइनस हो जाएगा और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो डिविजिबल प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट
माइनस ऑल एक्सपेंसेस लाइक आईओसी, सैलरी, जनरल रिजर्व, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, प्लस आईओडी, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और आगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जैसे यहां पे लिखा हुआ है सिर्फ 10% पर एनम, इट्स नॉट रिटर्न आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग, तो हमेशा हम इसको मानेंगे बिफोर चार्जिंग। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वी विल ऑलवेज अज्यूम बिफोर चार्जिंग। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यही लिखा हुआ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हम बिफोर मानते हैं। दैट मीन्स ये बिफोर वाला हमारा होता है डिफॉल्ट। दिस इज डिफॉल्ट कि इफ नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग दिस, तो हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मानते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। ठीक है गाइस, इसका जो एग्जाम्पल था मैंने वो करा दिया, क्वेश्चन में अभी नहीं करा रहा इसमें, एज सच नॉट रिक्वायर्ड। जब मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, वो सब कुछ करा दूंगा, उसके बाद इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट तुम कोई भी क्वेश्चन, मतलब किसी भी बुक के एटलीस्ट 15-20 क्वेश्चन इजीली कर सको, कहीं भी अटको ना कि ये टॉपिक तो हमने कराएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। अच्छा, तुम्हारे को मैंने एक चीज, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, आई थिंक मैंने तुम्हारे को वो बता दिया था, चार्ज ऑन प्रॉफिट। हाँ, तो चार्ज ऑन प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मैंने करा दिया था। तो बिजनेस का एक्सपेंस मैंने बता दिया था, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन और बिजनेस का एक्सपेंस, यानी वो प्रॉफिट एंड लॉस माना। ठीक है, मैं बस ये कॉन्सेप्ट देख रहा था कि अलग से नहीं कराना पड़ेगा। चलो गाइस, इसके बाद हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम ऐसे ही निकालते हैं, क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो भी कैपिटल दी हुई है इंटू रेट अपॉन 100, है ना। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है कभी कभार। कैसे? अगर हमें लेट्स से ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, और भी एक दो चीज आएंगी वो भी बताऊंगा। सो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट्स वेरी सिंपल। जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी हुई है, लेट्स से दिस इज द ओपनिंग कैपिटल, तो जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल है इनटू, या जिसको मैं ऐसे कर लेता हूं, इनटू रेट अपॉन 100। जो भी हमारे को ओपनिंग कैपिटल दी होगी उसको इनटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100, वो हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट। अगर हमें एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, तो एडिशनल कैपिटल जिस डेट को हमने करी है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम टिल क्लोजिंग या मंथ्स टिल क्लोजिंग, मंथ्स टिल क्लोजिंग डिवाइड बाय 12। CLSG मींस क्लोजिंग। सो जो भी हमारे को एडिशनल कैपिटल दी हुई है, तो अपने एक इंटरेस्ट का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल जो भी हमें दिया हुआ है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू, लेट्स से जैसे दिस इज 1st April 2019, दिस इज 31st March 2020। यहां पे मुझे दी हुई है 1 लाख ओपनिंग कैपिटल, और इस डेट को लेट्स से 30th जून को मुझे दी हुई है 50,000 इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग वाली पे हम पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देंगे, लेट्स से रेट इज 10% पर एनम, तो 1 लाख इंटू 10% पर एनम यानी 10,000 हमारा ओपनिंग पे इंटरेस्ट लग जाएगा, प्लस एडिशनल कैपिटल इज 50,000, तो 50,000 इंटू रेट अपॉन 100। यहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स हुए? जून पूरा खत्म हो चुका है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जैन फेब मार्च, दैट मींस 9 डिवाइड बाय 12। तो 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये हमारा आंसर आता है
3750, तो 3750 हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का, एडिशनल कैपिटल पे मंथ्स टिल क्लोजिंग डिवाइड बाय 12। अब एक चीज मैं बता रहा हूं गाइस, बहुत सारे स्कूल्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका कुछ और भी होता है। मैं तुम्हें सिर्फ यहां बता रहा हूं, मैं तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि देयर शुड बी वन वे दैट वी शुड ऑल फॉलो। अलग अलग तरीके से करने का कोई फायदा नहीं है, एंड दिस मेथड इज मच बेटर, क्योंकि यही हम बचपन से पढ़ते आए हैं और आगे भी काम आएगा इंटरेस्ट निकालने का। मैं तुम्हें बता देता हूं वो तरीका क्या है। जिनको नहीं पता अभी तक, जिन्होंने नहीं पढ़ा, स्कूल में नहीं कराया, तो तुम इस अगले 2 मिनट को बस सुन लो, देख लो, कुछ समझना मत। तो कई स्कूल वाले ऐसे कराते हैं, 1 लाख हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, इस डेट को 50,000 हमने और कैपिटल डाल दी, तो यहां पे टोटल कैपिटल कितनी होगी हमारी? 1,50,000। ओपनिंग कैपिटल थी हमारी 1 लाख, इस डेट को 50,000 और इंट्रोड्यूस कर दी, तो 1,50,000 होगी। तो 1 लाख पे वो इंटरेस्ट लगाएंगे यहां तक का, दैट मीन्स 1 लाख इंटू रेट अपॉन 100 इंटू अप्रैल मई जून 3 डिवाइड बाय 12, और यहां से यहां तक हमारी कैपिटल है 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू ये हमने निकाला था 9 डिवाइड बाय 12। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन जो तुम कर सकते हो, बट मैं ऐसे नहीं कराता। तो हो सकता है स्कूल में ऐसे कराया हो, मैं इस तरीके से करा रहा हूं, आंसर दोनों से एग्जैक्ट सेम आएगा, एक पैसे का भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं अब। तो अगर किन बच्चों ने ऐसे करा हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन विच यू कैन फॉलो। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ ये। ओपनिंग कैपिटल पे निकाल दिया, एडिशनल कैपिटल पे मैंने कैलकुलेशन कर ली। अब आता है परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, याद रखना, नॉट ड्रॉइंग्स, नॉट ड्रॉइंग्स। अगर हमें परमानेंट विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन है, तो परमानेंट विड्रॉल यहां पे आएगा, ड्रॉइंग्स नहीं आएगा। परमानेंट विड्रॉल यहां पे आएगा, ड्रॉइंग्स नहीं आएगा। तो परमानेंट विड्रॉल अगर क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने फिक्स कैपिटल में पढ़ा था, तो वो जो भी वैल्यू होगी, सेम इसका भी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स टिल क्लोजिंग डिवाइड बाय 12। जो भी आंसर आएगा उसको सिंपली तुम ब्रैकेट मतलब माइनस, ऊपर से माइनस कर दोगे। ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट, इस तरीके से। परमानेंट विड्रॉल पे भी सेम ही तरीका मैंने यूज किया है, बस इसका जो आंसर आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा और मेरा वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। ओ सॉरी, दिस वुड बी माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी सिंपल, बिल्कुल मुश्किल नहीं था। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल। परमानेंट विड्रॉल की वैल्यू सिर्फ माइनस हो जाएगी और लास्ट में मेरा आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई थिंक गाइस सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था। चलो इसके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट मी जस्ट राइट द एग्जाम्पल फर्स्ट। तुम अच्छा इसको यहां पे पॉज करके एक बार इसको पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो एग्जाम्पल। सो गाइस ये मैंने एग्जाम्पल इसमें लिख लिया है। सो एग्जाम्पल है, A has an opening capital of rupees 2 lakh. He introduced up 2 lakh, that means on 1st April. He introduced further capital of 1 lakh on 30th June, 50,000 on 1st October. He permanently withdraws 60,000 from the firm on 1st January. Calculate the interest on capital. अब जैसे ये अगर जून है तो लेट्स से दिस इज जून 2020, October 2020, Jan 2021. So we have to calculate interest on capital. So simple solution, opening capital, अच्छा interest rate तो मैंने लिखा ही नहीं, interest rate is 10% per annum. So opening capital मुझे given है 2 lakh. So 2 lakh into rate upon 100, that means 20,000 हो जाएगा मेरा opening capital पे interest. एडिशनल कैपिटल मुझे दी हुई है 50,000,
इनटू रेट अपॉन 100, सॉरी एडिशनल कैपिटल पहले है 1 लाख, तो 1 लाख इनटू रेट अपॉन 100 इनटू दिस वाज ऑन 30th जून 2020, बुक्स क्लोज होंगी 31st मार्च, बुक्स क्लोज होंगी 31st मार्च 2021, तो जून खत्म हो चुका है, जुलाई से लेके मार्च तक कितने होते हैं 9 मंथ्स, सो इनटू 9 डिवाइड बाय 12, सो इसे कैंसिल 3। अच्छा मैं एक काम करता हूं, ये मैं नहीं करता यहां पे क्योंकि बाद में जब तुम्हें देखना होगा तो यहां पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम आएगी। सो ये आता है मेरा 7500। उसके बाद एक और उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 ऑन 1st October, तो इनटू रेट अपॉन 100, 1st October दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6 मंथ्स, तो इनटू 6 डिवाइड बाय 12, तो 50,000 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6 डिवाइड बाय 12, ये मेरा आंसर आ रहा है 2500। और परमानेंट विड्रॉल थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, परमानेंट विड्रॉल था उसका 1 जनवरी को 60,000, तो 60,000 इंटू रेट अपॉन 100, इसका भी टिल क्लोजिंग जैन फेब मार्च इंटू 3 डिवाइड बाई 12, सो 60,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये मेरा आंसर आता है 1500। इसको मैं कर दूंगा माइनस, सो देयरफॉर जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 20,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 माइनस 1,500, सो दिस विल बी 28500। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सा, इस तरीके से मैंने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको भी पॉज करके यहां पे देख लो। इसके बाद हमारा गाइस एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट हमारा है थोड़ा सा थोरेटिकल है, दैट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल versus drawings against profit, drawings against capital versus drawings against profit। so drawings against capital और profit के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तुम सब ने ऑलरेडी इन सब वीडियो में जो मैंने कराई है पढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें सिर्फ एक हिंट दे देता हूं, लिखूंगा वैसे अभी के लिए हिंट। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मीन्स permanent withdrawal और drawings against profit means normal drawings। so drawings against capital means permanent withdrawal और drawings against profit means normal drawing। so permanent withdrawal का मतलब क्या होता है कि हम बिजनेस से परमानेंटली पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। so drawings against capital जो होती है that comes on डेबिट साइड ऑफ फिक्स अकाउंट, जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है दैट कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ फिक्स अकाउंट, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, इट impacts calculation of interest on capital। It impacts calculation of interest on capital, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि अगर परमानेंट विड्रॉल दिया हुआ हो या इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो हम आईओसी जब निकालते हैं तो नॉर्मल इंटरेस्ट निकाल के हमें टोटल में से माइनस कर देते हैं। और जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता है that comes on debit side of current account, that comes on debit side of current account। और दूसरा
it impacts calculation of interest on drawings. It impacts calculation of interest on drawings. So interest on capital, it impacts calculation of interest on capital, और इसका impact होता है interest on drawings में. कैसे होता है वो मैं भी तुम्हें कराऊंगा टॉपिक. ठीक है, सो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. अब तुम सारे मोस्टली सोच रहे होगे कि सर अभी कितना चैप्टर पढ़ा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अभी कितने कितने टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें. तो मैं तुम्हें रफली एक आइडिया दे देता हूँ. अभी हमें एक करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. अभी एक हमें ये टॉपिक करना है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. देन मैंने तुम्हें एक टॉपिक बताया था पहले, क्या, व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस दैन एप्रोप्रिएशन, अगर हमारे प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन से कम है वो. और थर्ड, और दो चीजें और है इसके बाद आएगा एक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, मतलब मैं तो इजी कर ही दूंगा ऑफ कोर्स, बट वैसे बता रहा हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी है, पास्ट एडजस्टमेंट. और लास्ट टॉपिक है गारंटी प्रॉफिट. तो ये हमारे अभी टॉपिक्स हैं जो हमें करने हैं सारे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट्स आर लेस देन एप्रोप्रिएशन, पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी प्रॉफिट. जो चीज मैंने पहले कही थी वो दोबारा बोलूंगा, तुम्हें ये पूरा चैप्टर एक बारी में नहीं देखना, नहीं समझ आएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को करने के बाद यू कैन डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. जैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में करा दूंगा उसके बाद यू कैन डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम्हारी बुक में होंगे. जितने क्वेश्चंस भी होंगे तुम वो सारे क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बाद कर सकते हो. मैं इनफैक्ट कोशिश करूंगा कि एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहीं पे तुम्हें सॉल्व भी करा दूं, सो दैट जब एक क्वेश्चन तुम कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि बाकी के क्वेश्चंस कैसे करने हैं. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पूरा. उसके बाद ये 3 टॉपिक्स हैं, दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, तो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. क्यों टाइम वेस्ट करें, पहली बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है. तो अब हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब पार्टनर फर्म से पैसे विड्रॉ करता है एज ड्राइंग्स, तो पार्टनर को उस पे इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ता है. अब गाइस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो अब पार्टनर 2 तरीके से फर्म से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं. तो ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, ड्राइंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स. पहली टाइप क्या होगी ड्राइंग की, जब पार्टनर जो नॉर्मली होता है दैट इज कॉल्ड अनइक्वल ड्राइंग्स. एक सेकेंड गाइस, एक होती है हमारी अनइक्वल ड्राइंग्स. अनइक्वल ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि पार्टनर कभी भी कितने मर्जी पैसे निकालता जा रहा है. कभी मार्च में निकाल लिए, कभी जून में निकाल लिए, कभी अक्टूबर में निकाल लिए, कभी नवंबर में निकाल लिए. कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है और कितने मर्जी, कभी 5,000 कभी 10,000 अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग निकाल रहा है. दैट इज कॉल्ड अनइक्वल ड्राइंग्स. और एक हमारा होता है इक्वल ड्राइंग्स. अब इक्वल ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने रूल बनाया हुआ है कि मैं हर महीने या हर क्वार्टर या हर 6 महीने बाद, महीने की शुरुआत में या महीने के एंड में फर्म से इतने पैसे निकालूंगा एज ड्राइंग्स. उसने सैलरी नहीं, ड्राइंग्स, कि मैं हर महीने फर्म से 10,000 रुपये विड्रॉ करूंगा. हर महीने साल के महीने की शुरुआत में 10,000 फर्म से विड्रॉ करूंगा. दैट इज कॉल्ड इक्वल ड्राइंग्स. सो अनइक्वल ड्राइंग्स और इक्वल ड्राइंग्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. इक्वल ड्राइंग इज same amount is withdrawn at equal intervals, or unequal drawings is
no same amount and unequal intervals. No same amount and unequal intervals. एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अनइक्वल की, जैसे 1 मई को उसने 10,000 विड्रॉ करे, 31 जुलाई को 5,000 विड्रॉ करे, 31 दिसंबर को 15,000 विड्रॉ करे. तो डेट का भी कोई पैटर्न नहीं है, ना तो ड्राइंग्स का कोई पैटर्न है. और इक्वल ड्राइंग्स का एग्जाम्पल जैसे 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 5,000, 5,000, 5,000. हर महीने सेम डेट पे वो 5,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है. दैट इज इक्वल ड्राइंग्स. सो दोनों को करने के देयर आर डिफरेंट मेथड्स. अनइक्वल ड्राइंग का डिफरेंट है, इक्वल ड्राइंग का डिफरेंट है. मुश्किल नहीं है, इजी है, बट डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम करते हैं अनइक्वल ड्राइंग्स. सो अनइक्वल ड्राइंग्स. सो जब भी हमारी अनइक्वल ड्राइंग्स होती है, इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. सिंपल हम अपना इंटरेस्ट जैसे नॉर्मली करते आते हैं, जैसे नॉर्मली हम करते आ रहे हैं अभी तक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सिंपल वो चीज हमें फॉलो करनी है. तो अनइक्वल ड्राइंग्स को करने के दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड इज सिंपल मेथड. सिंपल मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है, ये मैं क्वेश्चन के साथ कराऊंगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम टिल क्लोजिंग डिवाइड बाय 12, जैसा हमने अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करा था, सेम वो चीज. तो एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं पहले एग्जाम्पल गाइस. सो गाइस ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया. डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड हमें इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. सो डेट ऑफ ड्राइंग्स 1 अप्रैल को हमने विड्रॉ किए हैं 40,000, 31 मई को हमने विड्रॉ किए 60,000, 30 नवंबर को हमने विड्रॉ किए 30,000 एंड 1 फरवरी 2020 को 20,000. अब हमें इंटरेस्ट निकालना है. सो सिंपल मेथड, अमाउंट ऑफ ड्राइंग 40,000 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम टिल क्लोजिंग. उसने 1 अप्रैल को अमाउंट डाला था, वो विड्रॉ किया था, तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 20 पूरे 12 महीने. सो 12 डिवाइड बाय 12 ये हमारा हो जाएगा 4800. तो ये तो हो जाएगा इंटरेस्ट इस पे. 31 मई 2019 इस पे 60,000 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 31 में, यानी अप्रैल में तो चले गए, तो मार्च तक कितने महीने रह गए, अप्रैल और मई चले गए, दैट मीन्स 10 मंथ्स. सो इंटू 10 डिवाइड बाय 12 ये मेरा हो जाएगा 6,000. 30,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 30th नवंबर को उसने विड्रॉ किए हैं, तो नवंबर खत्म, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, दैट मीन्स 4 मंथ्स. तो इंटू 4 डिवाइड बाय 12 ये हो जाएगा मेरा 1200. और 1 फरवरी को उसने विड्रॉ किया 20,000, तो 20,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 फेब, यानी फेब और मार्च दोनों महीने काउंट होंगे. सो 2 डिवाइड बाय 12, सो दिस इज 400. तो टोटल जो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया दैट इज 48 + 6 + 12 + 4 12400. ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय नॉर्मल मेथड अगर अनइक्वल ड्राइंग्स है. ठीक है, सिंपल मेथड. अब गाइस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो सिंपल मेथड में तुम्हारे को ये काफी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है ना. तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इतनी सारी कैलकुलेशंस, तो तुम अगर एक भी पॉइंट अगर गलती से कुछ गलत हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक के चक्कर में मार्क्स भी गलती से कट जाएंगे, है ना. तो दिस इज बिट, आई मीन टू से दिस इज लाइक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम इसमें हो सकती है. तो इस चीज को कर्व करने के लिए एक और इन्होंने मेथड हमें ही बना के दे दिया, दैट इज प्रोडक्ट मेथड. बी दैट इज
प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड हालांकि कैलकुलेशन है उसमें भी, बट थोड़ी सी कम है बट थोड़ी सी कम है। सो प्रोडक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट इज टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है, सो टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। लेट मी जस्ट राइट द सेम क्वेश्चन अगेन एंड सी कि क्या इस मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है। लेट्स सी दैट। तो गाइस ये मैंने क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। सो यहां पे हमारे दो कॉलम्स बनेंगे, एक बनेगा मंथ्स और दूसरा बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब मंथ्स में क्या आएगा, मैं मंथ्स थोड़ा यहां लिख देता हूं, मंथ्स, और उसके बाद बनेगा प्रोडक्ट। अब मंथ्स क्या होता है गाइस, मंथ्स मींस रिमेनिंग मंथ्स टिल क्लोजिंग। अब रिमेनिंग मंथ्स टिल क्लोजिंग क्या होते हैं, रिमेनिंग मंथ्स टिल क्लोजिंग आर, जैसे अप्रैल को हमने ड्राइंग की थी तो अप्रैल से मार्च के बीच में कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स, जो हमने यहां कैलकुलेट किए थे, देखो है ना। तो अप्रैल से मार्च के बीच में 12 मंथ्स, मई से लेके, मई खत्म हो गया तो जून से लेके मार्च के बीच में 10 मंथ्स, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 मंथ, फेब और मार्च 2 मंथ्स। तो ये मैंने सिर्फ मंथ्स लिख दिए। अब ड्राइंग्स को मैं मंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल मल्टीप्लाई दिस, इससे आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो दिस इंटू दिस 4,80,000, 6 लाख, 1,20,000 और ये आ रहा है मेरा 40,000। सो यहां से मेरा आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो 4,80,000, 10 लाख, ये मेरा आ गया 12,40,000। दिस इज माई क्या, दिस इज माई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आ गया मेरा। अब इंटरेस्ट निकालने का मेथड क्या था, अभी मैंने ऊपर बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सो interest on drawings is equal to total of product, सॉरी मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा लिख दिया गाइस, मैं खुद थोड़ा सा हिल गया हूं काफी लंबी वीडियो बन गई है, मेरा भी स्टेमिना खत्म हो रहा है, बट नहीं मैं करूंगा पूरा। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, दैट मीन्स 12400, ये मेरा आ रहा है इंटरेस्ट, और देखो यहां पे भी इंटरेस्ट मेरा 12400 आ रहा था। तो दोनों मेथड से हमारा इंटरेस्ट सेम आया है, सिर्फ यहां मैंने अप्रोच अलग लगा ली। तो दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच। अब गाइस तुम बोलोगे कि सर ऐसे कैसे जादू हो गया कि आंसर सेम आ गया, कुछ बच्चों को शायद समझ आ चुका हो, कुछ बच्चों को नहीं आया हो। तो यहां पे भी यू कैन लर्न दीज एज इट इज अगेन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि सर ऐसा क्यों हुआ है, हम समझना चाहते हैं कि दोनों क्यों मैच कर रहे हैं। तो गाइज अगेन हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ अनइक्वल ड्राइंग्स। अब आता है इक्वल ड्राइंग्स। अब इक्वल ड्राइंग्स में गाइस जैसा मैंने तुम्हें बताया था, अगर ऐसे ड्राइंग्स चल रही है तो तुम कहोगे सर इक्वल ड्राइंग्स में भी क्या है, हमें डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, अमाउंट गिवन है, इसमें भी हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल तो है, क्या मुश्किल है। मैं बोलूंगा हाँ सिंपल है। 1 मार्क का तुम्हें आएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, पूरे 12 महीने बंदे ने पैसे विड्रॉ करे हैं, तो इंटू 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 करो करो करो, 1 मिनट, एक मार्क के लिए करके दिखाओ। नहीं हो सकता ना। तो इक्वल ड्राइंग्स के केस में वैसे निकालने से आंसर तो आएगा, लेकिन एक शॉर्टकट मेथड बना हुआ है। इक्वल ड्राइंग्स को करने के लिए हमारा एक शॉर्टकट मेथड बना है, जिससे हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा, हमें इतना सब कुछ ये सब नहीं करना पड़ेगा, बड़ी इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। सो अब आता है हमारा इक्वल ड्राइंग्स। मुझे लग रहा है इक्वल ड्राइंग्स के बाद मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। अब आता है इक्वल ड्राइंग्स। अब इक्वल ड्राइंग्स का हमारा जो फॉर्मूला है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो एग्जाम्स में आता है, क्वेश्चन इसके आते हैं, इक्वल ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12. अब तुम कहोगे सर टोटल ड्राइंग थोड़ा बहुत शायद समझ आ गया, रेट तो पता ही है, और ये एवरेज पीरियड क्या होता है? तो टोटल ड्राइंग्स का मतलब क्या और एवरेज पीरियड का मतलब क्या है? तो टोटल ड्राइंग्स, ध्यान से सुनना गाइस, यहां सबसे ज्यादा गलतियां होती है बच्चों से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलतियां यही करते हैं. सो टोटल ड्राइंग्स, अगर हमें ड्राइंग्स दी हुई है मंथली, हमें गिवन है पर्सन विड्रॉ 5000 पर मंथ, तो जो भी हमें वैल्यू गिवन है, जो भी हमें ड्राइंग गिवन है, हम उसको कर लेंगे इनटू 12, तब आएगी हमारी टोटल ड्राइंग. तो टोटल ड्राइंग पूरे साल की कैसे आएगी? मंथली अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग इनटू 12, अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ कर ले, क्वार्टरली मतलब एक साल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च. सो गाइस क्वार्टर इज फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है. तो साल में कितने क्वार्टर हो गए? 1 2 3 4. 3 महीना मीन्स 1 क्वार्टर. तो पूरे साल में कितने क्वार्टर हो गए? 3 महीने, 3 3 3 4 क्वार्टर्स. तो क्वार्टरली अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो जो भी हमें ड्राइंग गिवन है, जैसा कि मैंने बताया था साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ड्राइंग्स इनटू 4 वो आ जाएगा क्वार्टरली. और अगर वो ड्राइंग कर रहा है हाफ ईयरली, आधे साल में एक बार, तो जो भी हमें ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग इनटू 2, आधे साल में एक बार, अगले आधे साल में एक बार. तो ये तरीका होता है हमारा टोटल ड्राइंग्स निकालने का. ठीक है, मंथली है तो ड्राइंग्स इंटू 12, क्वार्टरली है तो ड्राइंग्स इंटू 4, हाफ ईयरली है तो ड्राइंग्स इंटू 2. अब आता है फॉर्मूला मेरा एवरेज पीरियड का. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग divided by 2. Time left after first drawing plus time left after last drawing divide by 2, ये होता है हमारा एवरेज पीरियड. सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, दिस इज एवरेज पीरियड. अब ये क्या है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं. सो देखो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल से हमें समझ आएगा, जैसे मंथली बिगिनिंग में मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं, हर महीने की शुरुआत में मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं. ध्यान से, हर महीने की शुरुआत में मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं. तो पहली ड्राइंग की डेट क्या होगी? हमारा हमेशा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, मोस्टली फाइनेंशियल ईयर इफ नथिंग इज मेंशन. तो पहली हमारी डेट होगी 1 अप्रैल. अगर मैं मंथली बिगिनिंग में, महीने की शुरुआत में पैसे विड्रॉ कर रहा हूं, तो फर्स्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी? 1 अप्रैल को. लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी? 1 मार्च को. ओ हाँ, 1 मार्च को. बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 31 मार्च को नहीं, बच्चे बोलेंगे 31 मार्च. हर महीने की शुरुआत में, दैट मीन्स मार्च के महीने में मैंने 1 मार्च में पैसे विड्रॉ कर लिए होंगे. तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, साल क्लोज होने में 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितना टाइम है? 12 मंथ्स. टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मैंने 1 मार्च को पैसे विड्रॉ किए हैं, साल खत्म होने में 1 महीना है. सो टोटल क्या हो गया? 13. सो एवरेज पीरियड विल बी,
सो गाइस एवरेज पीरियड क्या होगा, 13 डिवाइड बाय 2, दिस इज 6.5. तो मंथली बिगिनिंग 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं तो 12, लास्ट 1, सो 13 डिवाइड बाय 2 6.5. अब दूसरा एग्जाम्पल इसका मंथली एंड. मैं सारे इसके पॉइंट्स बताऊंगा, तुम्हें ये सारे इसमें याद रहेंगे. अगर मंथली एंड में मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी होगी, मंथ के एंड में, पहले मंथ के एंड में. दैट मीन्स 30 अप्रैल को मैंने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी. अगली ड्राइंग मैंने कब करी होगी, मंथ एंड, तो लास्ट ड्राइंग विल बी ऑन 31st मार्च. लास्ट ड्राइंग विल बी ऑन 31st मार्च. तो 30th अप्रैल को मैंने पैसे विड्रॉ करे थे, अप्रैल निकल गया तो क्लोजिंग में कितने मंथ रह गए, 11. 31st मार्च को विड्रॉ किए, 31st मार्च इज क्लोजिंग, दैट मीन्स 0 मंथ्स. सो टोटल हो गया 11. सो एवरेज पीरियड विल बी 11 डिवाइड बाय 2, दैट इज 5.5. ये हो जाएगा मेरा एवरेज पीरियड. तो अगर मंथली बिगनिंग है तो 6.5, मंथली एंड है तो 5.5. ठीक है. अब जैसे मेरा आता है, एक चीज में लिख देता हूं यहां पे, इफ ड्रॉइंग्स इज ऑन मिडल ऑफ मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर. अगर ड्राइंग्स मेरी मंथ के मिडिल में हुई है या क्वार्टरली मिडिल है या हाफ ईयरली मिडिल है तो एवरेज पीरियड विल ऑलवेज बी 6. ये याद रखना, अगर हमारे ड्राइंग्स मिडल ऑफ मंथ है, मिडल ऑफ क्वार्टर है, मिडल ऑफ हाफ ईयर है तो एवरेज पीरियड विल ऑलवेज बी 6. गाइस एवरेज पीरियड क्या होता था, ये एवरेज पीरियड. तो अगर मंथ मिडल, क्वार्टर मिडल, हाफ ईयरली मिडल है तो एवरेज पीरियड विल बी 6 हमेशा. ठीक है. अब मैं तुम्हें बस एक क्वार्टर वाला भी बता देता हूं, उसके बाद बाकी तुम समझ ही जाओगे. अब जैसे क्वार्टर बिगिनिंग, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में मैं पैसे विड्रॉ करता हूं. ये ध्यान से देखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये मेरे 4 क्वार्टर हैं. क्वार्टरली बिगिनिंग मतलब पहली ड्राइंग मैंने करी होगी अप्रैल की बिगिनिंग यानी 1 अप्रैल को. क्वार्टर की बिगिनिंग, पहले क्वार्टर की बिगिनिंग यानी 1 अप्रैल. अब लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी होगी, लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग. तो लास्ट क्वार्टर की बिगिनिंग यानी जनवरी, यानी 1 जनवरी को मैंने भी ड्राइंग करी होगी. तो क्वार्टरली बिगनिंग यानी पहले क्वार्टर का सबसे पहले, लास्ट क्वार्टर का सबसे पहले. सो ये होगी मेरी डेट ऑफ ड्राइंग्स. सो टाइम टिल क्लोजिंग, यहां तो पूरे 12 मंथ्स. 1 जैन को भी ड्रॉ किए, जैन, फेब, मार्च 3 मंथ्स, तो ये हो गया 15. सो एवरेज पीरियड विल बी 15 डिवाइड बाय 2, दिस इज 7.5. ये हो जाएगा मेरा एवरेज पीरियड. ठीक है गाइज, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पीरियड. अब क्वार्टरली एंड, क्वार्टरली मिडल, तो मिडल तो मैंने बता ही दिए, हाफ ईयरली बिगनिंग, हाफ ईयरली एंड, वो तुम ऐसे कैलकुलेट करके समझ के निकाल लेना. ठीक है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. समझ आएगा इस, अगर हमारी इक्वल ड्रॉइंग्स है. अब इसका एक चार्ट होता है छोटा सा, जो कई स्कूल्स में कराते हैं, शॉर्टकट है, तो उसमें तुम्हें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो तुम चार्ट से ही आंसर निकाल सकते हो. अब ये शॉर्टकट चार्ट है, शॉर्टकट चार्ट फॉर एवरेज पीरियड. ये एवरेज पीरियड निकालने का शॉर्टकट चार्ट है. ये कई स्कूल्स में कराते, कईयों में नहीं कराते, बट मैं कराता हूं. ठीक है. और इससे क्या होता है, तुम्हें ड्राइंग्स अगर निकालनी है तो एवरेज पीरियड बड़ी जल्दी निकल जाता है, इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती. अब देखो, हमारा होता है मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली ड्राइंग्स. या तो हमारी बिगिनिंग में होती है
या तो मिडल में होती है या फिर एंड में होगी, है ना। तो मिडल मैंने बताया, अगर मंथली मिडल विड्रॉ कर रहा है तब भी एवरेज पीरियड 6 आएगा, क्वार्टरली मिडल है तब भी 6, हाफ ईयरली मिडल है तब भी 6। तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मिडल अगर हमने मिडल में करी है कभी भी तो एवरेज पीरियड तो हमेशा 6 ही रहेगा। अब बिगनिंग में अगर विड्रॉ करा है तो क्या होगा, तो एक चीज याद रखना गाइस, एक मंथ की वैल्यू होती है 0.5। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये फॉर्मूला मैंने खुद बनाया हुआ है, ये कहीं किसी बुक में कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट। तो ये सोच के चलो एक मंथ की वैल्यू होती है 0.5। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 1.5। हाफ ईयरली में कितने होते हैं, 6 मंथ्स, दैट मीन्स 3। तो 0.5 1.5 3। तो बिगनिंग कैसे होगा, 6 प्लस 0.5 दैट मीन्स 6.5 एंड 6 माइनस 0.5 यानी 5.5। 6 प्लस 1.5 यानी 7.5, 6 माइनस 1.5 यानी 4.5, 6 प्लस 3 9, 6 माइनस 3 3। तो यहां पे चीजें होती हैं प्लस और ये होती हैं माइनस। तो ये एक शॉर्टकट है जिससे तुम बहुत इजीली एवरेज पीरियड निकाल सकते हो। तो देखो मैंने ऊपर निकाला था मंथली बिगिनिंग 6.5 इस तरीके से, मंथली बिगिनिंग 6.5, मंथली एंड 5.5, मंथली एंड 5.5, ठीक है। क्वार्टरली बिगिनिंग 7.5, क्वार्टरली बिगिनिंग 7.5। तो दिस इज अ शॉर्टकट टेबल। तो सिंपल, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर, मंथ की वैल्यू होती है 0.5, तो मिडल रहेगा हमेशा 6। तो अगर बिगिनिंग है तो ऐड कर देंगे ये वाली वैल्यू, एंड पे है तो माइनस कर देंगे। दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, किसी को डाउट है तो वो वीडियो बैक करके दोबारा से देख सकता है, बट अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है गाइज। चलो आगे करते हैं अब। सो गाइज ये मैंने एक इलस्ट्रेशन लिखी है, इलस्ट्रेशन ध्यान से देखो। तो एग्जाम्पल है, A withdraws 10,000 in the beginning of every month, B withdraws 20,000 in the beginning of every quarter, C withdraws 40,000 in the end of every half year. Sorry, middle है, B withdraws 20,000 in the middle of every quarter. Interest rate जो है, interest rate is let's say 12%. Drawings interest rate is 12%. तो सॉल्यूशन देखना गाइस बहुत ध्यान से। So solution, first केस में A withdraw 10,000 in the beginning of every month, तो 10,000 ड्रॉइंग्स into 12, क्योंकि पूरे साल की ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स, into रेट अपॉन 100 into एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मंथ होता है 0.5, तो बिगिनिंग है यानी 6 प्लस 0.5 यानी 6.5 डिवाइड बाय 12, जो मैंने ऊपर तुम्हें समझाया था ये। तो ये हो गया एवरेज पीरियड, तो ये कैंसिल, तो ये मेरा जो आंसर आएगा दैट इज 7800। सेकंड, B withdraws 20,000 in the middle of every quarter, तो 20,000 in the middle of every quarter, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो into 4 into रेट अपॉन 100, मिडिल मैंने बोला था हमेशा 6 रहता है, तो 6 by 12 ये मेरा आ जाएगा 4800। और थर्ड, C withdraw 40,000 in the end of every half year, तो 40,000 end of every half year, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो into 2 into रेट अपॉन 100 into end of every half year। हाफ ईयर मतलब इसको, हाफ ईयर को मैं पॉइंट्स बोले थे 3, सो end of every half year that means 6 minus 3, so 3 divide by 12, so ये मेरा जो आंसर है that will be 2400। so this will be my interest on drawings, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बैटरी भी 15% रहेगी गाइस। अब मुझे इसको चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करने के बाद दोबारा इस वीडियो में आऊंगा, ठीक है। सो ये हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसके बाद मैं तुम्हारे को इसके कंप्लीट क्वेश्चंस 1-2 करवाऊंगा, ठीक है, 1-2 कंप्लीट क्वेश्चंस, देन आफ्टर जो हमारे 3 टॉपिक्स जो सिंपल से हैं वो वाले, प्लस एक जो मैंने कॉम्प्लिकेट बताया था, ठीक है।